नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आज मेरी YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कविता उषा के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूँगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जरा सा कविता का सार समझते चलते हैं, क्योंकि बिना सार समझे आपको प्रश्न उत्तर करने में दिक्कत होगी। यह उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और नए नए उपमानों के माध्यम से सुबह का समय, जो उषा काल का समय होता है, सुबह से ठीक पहले का समय, उसका वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने सुबह के समय को नीले रंग के शंख के समान बताया है और आकाश को उस सिलबट्टे के समान बताया है जो काले रंग का होता है, और उसके ऊपर जब केसर पीस के उसको धोया जाता है तो वो केसर का रंग पूरे सिल पर फैल जाता है। उस तरह के उषा काल को बताया गया है। या किसी बच्चे की जो स्लेट जो होती है लिखने वाली, काली रंग की होती है, उसके ऊपर लाल रंग की खड़िए से किसी ने कुछ घस दिया हो तो जो रंग उभर के आता है वैसा लगता है आकाश। फिर कवि ने ये भी कहा है कि ऐसा महसूस होता है जैसे गोरे रंग की देह नीले रंग के जल में झिलमिल झिलमिल कर रहा हो। और आगे कवि कहते हैं जैसे ही उषा काल समाप्त होता है, सुबह होती है, तो ये सारा भ्रम कवि का टूट जाता है और सुबह हो जाती है। फिर वैसा दृश्य प्रतीत नहीं होता है जैसा उषा काल में होता है। तो दोस्तों, यही हमारी कविता का सार है। आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न: कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? उत्तर: दोस्तों, इस कविता का उत्तर हम सजा के लिखेंगे, पर पहले मैं इसका उत्तर आपको समझा दूं। इस कविता में गांव के जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। गांव में ही होता है अक्सर चौका वगैरह, तो गांव में ही लिप के रखा जाता है, शहरों में ऐसा नहीं होता है। सिलबट्टे पे आजकल शहरों में बहुत कम लोग, कोई इक्के दुक्के होंगे जो गाँव से ही आए हुए हैं, सिलबट्टा यूज करते हैं। अदरवाइज सब अधिकतर ये गाँव की चीज़ें हैं। और स्लेट आजकल आप बहुत कम घरों में देखेंगे स्लेट। ये गांव में तो अभी भी आपको हर बच्चे, जहां बच्चा है वहां आपको स्लेट दिख जाएगी। शहर में ऐसा बहुत कम होता है। और जिन दृश्यों के बारे में कवि ने कहा है उसे स्पष्ट गांव का सा माहौल ही पता चलता है। पर हम इसको ऐसे सजा के लिखेंगे। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। निम्नलिखित उपमानों में ग्रामीण जनजीवन की गतिशील झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पे चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। ये शब्द चित्र गतिशील क्रिया का संपादन करते हैं, अर्थात पहले चौका लिपा जाता था, फिर सिल रखी जाती थी, उसके बाद बच्चों के हाथों में स्लेट दी जाती थी। पहले ऐसा ही होता था दोस्तों। तो इसका हमें ये उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा होता है, समझाइए। दोस्तों, नए जो कवि है, प्रयोगवादी कवि जो भी है, वो लोग बहुत ऐसे उपमानों से प्रकृति को जोड़ देते हैं। जैसे कोष्टक में जो लाइन दिए हैं वो पूर्ण रूप से शब्दों को दर्शाती है। जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। गीला पड़ा है का अर्थ माने जो चौका हमने राख से लिपा था वो अभी तक सूखा नहीं है। अर्थात इसको आकाश से जोड़ते हुए, आकाश की नमी अभी बरकरार है। जब तक सूरज नहीं उगता है आकाश से नमी नहीं जाती है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कवि को नया अर्थ देता है। यह अतिरिक्त जानकारी पंक्ति का महत्व आदि की जानकारी प्रदान करती है। राख से लिपा हुआ चौके में गीलापन स्वयं ही आ गया है, परंतु अतिरिक्त जानकारी अभी गीला पड़ा है से वह अधिक स्पष्ट हो जाता है कि अभी चौका पूरी तरह से सूखा नहीं है, अर्थात आकाश रूपी चौके की नमी और ताजगी की सूचना देता है। प्रश्न नंबर 3, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। उत्तर: दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि जैसे सूरज सुबह उगता है उससे पहले सूरज की रोशनी एकदम हल्की सी रहती है, रहती ही नहीं, एकदम नमी सी रहती है। और हम लोग भी सुबह जब उठते हैं तो ऐसा आलस सा छाया हुआ रहता है। फिर जब उठ जाते हैं, अर्थात सूरज जब उग जाता है, तो धीरे 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 करके सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होने लगती है। वैसे ही हम जब उठ जाते हैं तो हम लोग धीरे धीरे करके एक्टिव हो जाते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं।
और शाम को जैसे ही सूरज अस्त होने लगता है, धीरे 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 पहले लाल होगा, फिर धीरे धीरे करके अस्त होगा, वैसे ही शाम को जब हम वापस घर में आते हैं तो अपने कपड़े वगैरह बदल के सोने की तैयारी करते हैं, तो सूरज अंधेरे में सोने की तैयारी करता है कि दूसरे दिन सुबह उठना है और संसार को चमकाना है वापस से। इसका उत्तर ऐसे होगा, प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है जो ऐसा लगता है मानो वह अपने सुनहरे वस्त्रों की रोशनी से आकाश और धरती दोनों को भर देता है। सभी अपने दिन की शुरुआत उस सुनहरी आभा से करते हैं। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है। सूर्यास्त के समय जैसे हम अपनी पोशाक बदल के सोने जाते हैं, वैसे ही सूर्य हल्की लाल पोशाक पहन के सोने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने भी अपना दैनिक कार्य समाप्त कर लिया और अब सोने की तैयारी में है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो मैं उसका विकल्प नहीं बताऊंगी परंतु उत्तर बताती जाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, उषा कविता की रचनाकार कौन है? उत्तर, उषा कविता की रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह जी है। प्रश्न नंबर 2, उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? उत्तर, शंख के जैसा। प्रश्न, उषा का जादू टूटने का समय क्या है? उत्तर, सूर्योदय। प्रश्न, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? उत्तर, सूर्योदय से पहले उषा का जादू होता है। प्रश्न, राख से लिपा हुआ क्या बताया गया है? उत्तर, राख से लिपा हुआ चौका बताया गया है। राख से लिपा हुआ चौका कैसा बताया गया है? उत्तर, गीला। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न, उत्तर, कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।